अक्टूबर 2017 की बात है। एक अनजानी अकेली वस्तु विशाल अंतरिक्ष में भटक रही थी। वस्तु की असामान्य गति ने खगोलविदों को सोचने पर मजबूर कर दिया। 54 मील प्रति सेकंड की गति वाली इस बेहद असामान्य वस्तु की सतह अरबों वर्षों से ब्रह्मांडीय विकिरण में चमकती हुई प्रतीत होती है, और शायद यही कारण है कि ये वस्तु लगभग पूरी तरह से लाल रंग की है। अपने बड़े आकार और स्वतंत्रता के बावजूद इसने अपने पीछे धूल या गैस का कोई निशान नहीं छोड़ा। हालांकि 2023 में एक प्रयोग में वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि वस्तु के पीछे एक पतली अदृश्य जेट दूरबीन से निकलने वाली हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति के कारण ये वस्तु दिशाहीन पथ पर घूम रही होगी। ये विचित्र और रहस्यमयी वस्तु, जो बिल्कुल एक विशाल फुटबॉल मैदान के आकार की है, वर्तमान में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। इस परियोजना का असली उद्देश्य 2050 तक इस वस्तु के अचानक रहस्य को उजागर करना है, और वैज्ञानिकों ने 2020 के अंत में इस मामले की जांच के लिए एक रॉकेट लॉन्च किया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह योजना खगोल विज्ञान और मानवता के बीच एक बड़ा संबंध स्थापित कर सकती है। खैर, चलिए शुरू करते हैं। 19 अक्टूबर 2017 को वस्तु पहली बार पेनस्टार 1 नामक दूरबीन के रडार पर आई। शुरुआत में इसे धूमकेतु C 2017 U1 माना गया था। इसकी कोई पूंछ या धुंधला कोमा नहीं था। जब वैज्ञानिकों ने कहा कि ये सूर्य से बचने की कोशिश में एक अतिशयोक्तिपूर्ण प्रक्षेपवक्र पर है, तो उन्होंने एक नई श्रेणी बनाई, ओumuamua, पहली अंतरतारकीय वस्तु जो हमारे सौर मंडल में पहले कभी नहीं देखी गई थी। शुरुआत में ओumuamua अपने हाइपरबॉलिक प्रक्षेप पथ में बहुत ही अजीब और तेज था, और ये अचानक हमारे सौर मंडल में आया और सूर्य के सबसे करीबी कक्षा में 54 मील प्रति सेकंड की गति से घूम रहा था। स्वाभाविक रूप से कुछ ही हफ्तों में दुनिया भर के विभिन्न देशों के रडार पर इस मामले का पता चला। एक लंबी और अध्याय के आकार वाली इस बड़ी वस्तु ने सूर्य के प्रकाश में अपना रंग बदल दिया था। शुरू में अनुमान लगाया गया था कि ये 10:1 के अनुपात में 440 गज जितना बड़ा हो सकता है, लेकिन बाद में प्रकाश वक्र संकुचन संकेतों के माध्यम से इसका अनुपात 6:1 होने का अनुमान लगाया गया। हालांकि किसी भी स्थिति में वस्तु की तुलना अंतरिक्ष में किसी क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु से नहीं की जा सकती थी, क्योंकि आकार में कुछ 100 गज की ये अपेक्षाकृत छोटी वस्तु सैकड़ों वर्षों तक ब्रह्मांडीय विकिरण के जलने के कारण ऐसी हो गई होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि खगोल शास्त्री किरण मीत के अनुसार ये वस्तु अपने पीछे कोई गैस या धूल नहीं छोड़ रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वस्तु सूर्य के आकर्षण को अनदेखा कर रही थी, मानो कोई अदृश्य जेट इस वस्तु को आगे की ओर धकेल रहा हो। इसलिए वैज्ञानिकों को लगता है कि शायद ये कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं हो सकती। हो सकता है कि ये उन्नत तकनीक वाला कोई एलियन विमान हो। हालांकि वैज्ञानिक इस मामले की वैज्ञानिक और प्राकृतिक रूप से जांच करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में वस्तु के रहस्य को सुलझाने के लिए 2 वैज्ञानिकों ने 2020 तक एक साहसिक प्रस्ताव को मंजूरी दी। वैज्ञानिक सेलिगमैन और ग्रेगरी लॉफलिन ने प्रस्ताव दिया कि ये वस्तु पूरी तरह से अलग प्रकार की सामग्री आणविक हाइड्रोजन बर्फ से बनी हो सकती है। उनके सिद्धांत के अनुसार अत्यधिक ठंड के कारण हाइड्रोजन गैस जम गई है, जिससे ऐसी वस्तु बनी है। वैज्ञानिकों ने 2 रहस्यमय पहलुओं की व्याख्या की है। ये हैं कोमा टेल का अभाव और गैर गुरुत्वाकर्षण त्वरण। हाइड्रोजन बर्फ की परिकल्पना ओumuamua के आकार और आंतरिक दृष्टि का मुख्य स्रोत है। सेलिगमैन और लॉफलिन का यह भी कहना है कि इस हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति वस्तु के आकार को अलग अलग समय पर भिन्न कर सकती है। वे ये भी सुझाव देते हैं कि -270 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली ये वस्तु करोड़ों वर्षों से अंतरतारकीय अंतरिक्ष में एक ही तरह से घूम रही होगी। हालांकि ये एक वैज्ञानिक विचार था। 2020 में 2 अन्य वैज्ञानिकों हैंग और लोएब ने एक सिद्धांत प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया था कि क्या गैस की ऐसी ठोस बर्फ का करोड़ों वर्षों तक रहना संभव है। उन्होंने आगे गणना की कि चूंकि इतनी छोटी गैस वस्तु हजारों तारों और सूर्य की परिक्रमा कर रही है, इसलिए ये केवल 1 करोड़ वर्षों में गायब हो गई होगी। हालांकि चूंकि ये वस्तु लगातार विभिन्न निहारिकाओं और असंख्य ग्रहों की कक्षाओं से गुजर रही है, इसलिए उस स्थान के अणु और गैसीय पदार्थ
इन हाइड्रोजन बर्फ के कणों को वाष्पित कर पूरी तरह से गायब कर चुके होंगे। तो अगर ये हाइड्रोजन बर्फ नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? बाद में विभिन्न जांचों और प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिकों को 2023 में एक नई व्याख्या मिली। रसायनज्ञ जेनिफर बर्गनर और डैरिल सेलिगमैन ने प्रस्तावित किया कि ये वास्तव में हाइड्रोजन बर्फ नहीं बल्कि पानी की बर्फ है जो अरबों वर्षों से अंतरिक्ष में है, एक क्षुद्र ग्रह का रूप धारण कर रही है और अंतरतारकीय अंतरिक्ष में यात्रा कर रही है। और जब ये ओमुआमुआ 2017 में पहली बार हमारे सौर मंडल में आया तो सूर्य की गर्मी इसे उतना गर्म नहीं कर सकी, क्योंकि ये वस्तु अरबों वर्षों से विभिन्न रासायनिक संरचनाओं में खुद को विकसित कर रही थी। और शायद यही कारण है कि इसके आसपास कोई गैसीय वस्तु नहीं देखी गई। और इसका कारण साधारण बर्फ को बताया गया है, जिसमें सैकड़ों वर्षों से ब्रह्मांडीय ऊर्जा संग्रहित है। और बर्फ का एक पिंड बना है जो बाद में विभिन्न तारों के संपर्क में आया और ऐसी हाइड्रोजन संरचना बनाई। ब्रह्मांडीय विकिरण और विकिरण ही इस वस्तु की इस स्थिति के वास्तविक कारण थे। अंततः बर्गनर और सेलिगमैन का तर्क है कि ओमुआमुआ एक धूमकेतु जैसी वस्तु है जिसका अभी अभी विस्तार हुआ है और हाइड्रोजन बर्फ के कारण कम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में व्यवहार कर रही है। उनके विचार को लोकप्रियता मिली क्योंकि इसने एक वैज्ञानिक रूप से ठोस विचार दिया, न कि किसी एलियन तकनीक जैसे बेतुके विचार को। यह विचार पूरी तरह सटीक और सरल था, लेकिन जब हम ये सवाल पूछने में व्यस्त हैं कि ये किस चीज से बना है, तब वैज्ञानिकों को एक और बड़े रहस्य का सामना करना पड़ा। जब 2018 में वैज्ञानिकों ने इसके पीछे का रास्ता खोजने की कोशिश की तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह वस्तु संभवतः करोड़ों वर्षों की लंबी यात्रा के बाद हमारे सूर्य तक पहुंची है और ये पास के तारे वेगा की दिशा से आई होगी। हालांकि वैज्ञानिक मुआमुआ के अपने मूल तारामंडल को छोड़ने की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण गतिशीलता का श्रेय इसके शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण प्रभावों को देते हैं। वास्तव में किसी गैस दानव के साथ निकट मुठभेड़ छोटी वस्तुओं को तेज गति से बाहर की ओर फेंक देती है और इसी तरह मुआमुआ को एक या एक से अधिक दुष्ट गैस दानवों द्वारा उसके जन्मजात ग्रहीय डिस्क से बाहर निकाल दिया गया हो सकता है। एक और पेचीदा विचार यह है कि वस्तु किसी बड़ी वस्तु का एक छोटा सा टुकड़ा हो सकती है जो किसी टक्कर के परिणाम स्वरूप इस संरचना में अंतरिक्ष के विशाल विस्तार की परिक्रमा कर रही है। उदाहरण के लिए ये प्लूटो जैसा कोई नाइट्रोजन बर्फ वाला बाह्य ग्रह हो सकता है जो टक्कर से चकनाचूर हो गया हो। हालांकि उस मॉडल की अपनी चुनौतियां हैं और इसे हाइड्रोजन निष्कासन परिदृश्य की तुलना में कम संभावित माना जाता है। हालांकि ये उत्पत्ति सिद्धांत एक बड़ी तस्वीर का समर्थन करते हैं। ये पिंड अब सूर्य से लगभग 40 खगोलीय इकाइयों की दूरी पर है, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का लगभग 40 गुना है। ये प्लूटो की दूरी का भी 2 गुना है और ये लगातार हमारी कक्षा से बाहर एक तरफा प्रक्षेप पथ पर अंतरतारकीय अंतरिक्ष में वापस जा रहा है। इस पिंड की यात्रा की दिशा पेगासस तारामंडल की ओर इशारा करती है और ये संभवतः हमेशा इसी दिशा में रहेगा, हमारी आकाशगंगा में कभी वापस नहीं आएगा। 2017 के अंत तक ये पिंड बृहस्पति की कक्षा से गुजर चुका होगा और 2019 तक ये शनि की कक्षा को पार कर चुका होगा। 2023 और 2025 के बीच ये संभवतः कुइपर बेल्ट की बाहरी सीमाओं को पार कर 30 से 50 खगोलीय इकाइयों की दूरी पर अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में प्रवेश कर चुका होगा, जहां सूर्य बस एक और दूरस्थ तारा होगा। व्यवहारिक दृष्टिकोण से मुआमुआ बहुत दूर है और वर्तमान में किसी भी दूरबीन के लिए इसका सटीक चित्र बनाना असंभव है। दुर्भाग्य से हमारी तकनीक अभी इतनी उन्नत नहीं हो पाई है कि हम इतनी दूर से किसी वस्तु का वस्तुकरण कर सके या उसकी जांच के लिए कोई जांच यान भेज सके। हालांकि मुआमुआ की खोज के ठीक बाद उद्यमी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने यह विचार प्रस्तावित किया कि क्या होगा यदि हम वास्तव में इसका पीछा करने की कोशिश करें। और इस तरह 2017 के अंत में लाइरा नामक एक नई परियोजना का जन्म हुआ। लाइरा का लक्ष्य भविष्य की तकनीक का उपयोग करके मुआमुआ या इसके जैसी वस्तुओं का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष यान भेजना और उनकी क्षमता का आकलन करना है। मुआमुआ हमारे सौर मंडल से लगभग 16 मील प्रति सेकंड की गति से दूर जा रहा था, जो सूर्य के सापेक्ष लगभग 5.5 खगोलीय इकाई है, जो मानवता द्वारा अब तक लॉन्च की गई गति से भी तेज है। संदर्भ के लिए, अब तक का सबसे तेज अंतरिक्ष यान वोयेजर 1 10.5 मील प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर सकता है। मुआमुआ
जैसी तेज गति से चलने वाली वस्तु का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक वर्तमान में एक अंतरिक्ष यान बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो सूर्य की गर्मी का उपयोग गति बढ़ाने के लिए कर सके। 2018 से 2019 तक के एक प्रारंभिक अध्ययन से पता चला है कि पार्कर सोलर प्रोब सिर्फ 10 सौर ज्वालाओं पर 45 मील प्रति सेकंड की गति से ही यात्रा कर सकता है। ये कुछ दशकों में मुआमुआ की गति को पार करने के लिए पर्याप्त तेज है। इसके लिए हालांकि शुरुआत में कहा गया था कि मिशन 2021 में पूरा हो जाएगा, बाद में उचित योजना और उन्नत तकनीक के साथ मिशन 2040 तक पूरा हो जाएगा। इस परिदृश्य में 2028 में एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी जो पहले पृथ्वी और शुक्र की परिक्रमा करेगा, ये बृहस्पति की परिक्रमा करेगा, तेज गति प्राप्त करने के लिए एक उच्च गति इंजन जलाएगा और अंततः 2050 के दशक में किसी समय मुआमुआ तक पहुंचेगा। हालांकि चूंकि मुआमुआ सूर्य के विपरीत दिशा में गति कर रहा है, इसलिए अंतरिक्ष यान को संचालित करने के लिए बड़ी मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होगी, क्योंकि सूर्य की ऊष्मा कुछ समय तक अंतरिक्ष यान को संचालित कर सकती है। कई समान योजनाओं के बावजूद वैज्ञानिकों को सफलता का कोई रास्ता नहीं मिल सका। इसलिए बहुचरणीय रॉकेट और कुछ नई तकनीकों का उपयोग करके योजना को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया। इसलिए मिशन लायरा के कार्यान्वयन की योजना एक परमाणु रिएक्टर द्वारा संचालित रॉकेट का उपयोग करने की है, जो रॉकेट के प्रदर्शन को लगभग दोगुना करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा एक और भविष्यवादी और अभूतपूर्व प्रस्ताव सामने रखा गया है, जहां एक लेजर सेल का उपयोग करके एक हल्के अंतरिक्ष यान तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि वास्तविकता में अभी तक ऐसी कोई तकनीक मौजूद नहीं है, फिर भी प्रोजेक्ट लायरा के लिए ऐसी तकनीक पर विचार किया जा रहा है। प्रोफेसर आई लोबे, जिन्होंने पहले तर्क दिया था कि हम मुआमुआ को कभी नहीं पकड़ पाएंगे, इस वस्तु के रहस्यमय आगमन और वैज्ञानिकों द्वारा जांच की आवश्यकता ने हमारी तकनीक को और अधिक उन्नत बना दिया है। उदाहरण के लिए चिली में वेरा सी रोबिन वेधशाला 2025 के अंत तक पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है, जो हमें आकाश में क्षणिक वस्तुओं का पता लगाने में मदद करेगी। 2019 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी धूमकेतु इंटरसेप्टर नामक एक विशेष मिशन लॉन्च करेगी। ये मिशन किसी विशिष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखे बिना लॉन्च किया जाएगा। इसके बजाय अंतरिक्ष यान एक स्थिर स्थान पर प्रतीक्षा करेगा, शायद पृथ्वी से लगभग 10 लाख मील दूर। और अगर ये अपने प्रक्षेप पथ में एक धूमकेतु या अंतरतारकीय वस्तु देखता है तो धूमकेतु इंटरसेप्टर कार्रवाई में तुरंत आ जाएगा, वस्तु को रोकने के लिए अपनी पार्किंग कक्षा को छोड़ देगा। मिशन में एक मुख्य अंतरिक्ष यान और 2 छोटे जांच उप अंतरिक्ष यान शामिल होंगे, जो लक्ष्य के पास अलग हो जाएंगे और अवलोकन के विभिन्न कोणों को लेंगे। प्रोजेक्ट दूरबीनों, कैमरों और राडार का एक ऐसा नेटवर्क तैयार करेगा जो असामान्य घटनाओं के लिए वास्तविक समय में आकाश की निगरानी करेगा। तो दोस्तों, आज मैं यही अपनी बात समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही रहस्यमयी और तकनीकी वीडियो फिर से देखने के लिए।